आधी स्ट्रेंथ के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पिछली क्लास के अंतिम कुछ मिनटों में शुरू कर दी थी। उसमें हमने ऑर्डर और डिग्री सीख लिया था करना कैसे निकालते हैं, और एक एक्सरसाइज और सीखी थी। अगर किसी ने घर जाके वो सेकंड एक्सरसाइज खोल के देखी होगी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है उसके अंदर, बहुत ज्यादा सिंपल। सॉल्यूशन दे रखा है एक तरफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है प्रूव करो कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो क्या करते हैं, यहां पर से y की वैल्यू उठा के यहां पुट करते हैं एलएचएस में, कहीं पर dy बाई dx होगा तो वो पुट कर देते हैं और सॉल्व करके आरएचएस लाते हैं। बड़े आसानी से हो जाने वाले क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन अटक भी जाता है। तो क्या किसी ने करे और उसके अटके एमसीक्यू? अच्छा ठीक है, प्रूफ दैट वाले तो हो गए ना। ठीक है, तुम्हारा एग्जाम चल रहे ना, कल से है? ठीक है, और तुम्हारे मैडम चल रहे हैं? बस ठीक है, जिनका एग्जाम है उनके पास तो ब्रह्मास्त्र लेके बैठे हैं वो, कि हमें कोई बोल भी मत ना दे रहा होमवर्क के लिए। ऐश्वर्या कह रही है ये बात मैसेज में लिख के नहीं बोल सकती थी, उसे दोबारा चाहिए था, तभी तो उसने सवाल पूछा था। सबके पास होल्ड है, बोल तो रही थी पिछली बार कि हमारे साथ धोखा हुआ है, सबने यही बोला था धोखा हुआ हमारे साथ, कि फर्स्ट दिया नया वाला और सेकंड दिया पुराना वाला, इसको भी फर्स्ट नया मिला हुआ, सेकंड पुराना मिला हुआ, दोनों को ही नहीं। अब तो ये चलेगा पता कि पुराना क्यों अच्छा है, कम से कम इधर और उधर झांकने के लिए क्वेश्चन तो है दो तीन फालतू। फर्स्ट वाले में तो सब गायब कर दिया। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे और सेकंड एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे क्वेश्चन। केवल एक एमसीक्यू है दो लास्ट में। बोलिए, देखिए भाई वो दो क्वेश्चन कौन से कह रहे हैं आप दोनों, 11th एंड 12th, एक्सरसाइज 9.2। क्यों भाई, एक्सरसाइज 9.2 का जो 11वां क्वेश्चन है, पेज नंबर है 385। ठीक है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का मतलब होता है जिसमें 4 बार डेरिवेटिव किया गया होगा। ठीक है ना, तो आपको एक चीज समझनी है, आपको एक बात समझनी है। हम लोगों का एक टॉपिक हटा है इससे आगे वाला, मैंने बोला था थर्ड एक्सरसाइज हट गई है, और थर्ड एक्सरसाइज अपने आप में बहुत अच्छी थी। इस एक्सरसाइज के नीचे हेडिंग दिख रही होगी, देखो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फॉर्मेशन वाला टॉपिक था ना, ये सही मायने में वो टॉपिक था, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता था, वो हटा दिया इन्होंने। तो इसमें होता क्या था, हमें एक सॉल्यूशन दे रखा होता था, उस सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x ऐसी वैल्यू होती थी, जिसमें a और b दो कांस्टेंट होते थे। अगर दो कांस्टेंट होते थे तो हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती थी इससे, और क्योंकि उसमें कांस्टेंट दो होते थे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आती थी उसका ऑर्डर भी ही होना चाहिए था। यानी क्या मतलब हुआ, हमारे पास जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास उतने ही कांस्टेंट होते हैं। तो आंसर मिला आपको अपने सवाल का? अरे वो तो कांस्टेंट की कैटेगरी होती है अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन तो कुछ फर्क नहीं पड़ती, हमारे साथ में तो कांस्टेंट है। वही तो कह रहा हूं, फोर्थ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, फोर ही तो कांस्टेंट होंगे। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, ए और बी दो कांस्टेंट होते थे, तो जो डेरिवेटिव करके इक्वेशन आती थी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आती थी वो सेकंड ऑर्डर की आती थी। सेकंड ऑर्डर से ऊपर आपको अलाउड ही नहीं था उस एक्सरसाइज में। जितने कांस्टेंट होते थे आप उतने ही बार डेरिवेटिव कर सकते थे बस। अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट मिलते थे हमको, तो हम मैक्सिमम 3 बार डेरिवेटिव करके थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए अलाउड थे। अब इस क्वेश्चन में हमसे 11th में बोल दिया कि फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कांस्टेंट 4 ही होंगे उसके अंदर। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके अंदर उतने ही कांस्टेंट्स अलाउड हैं। ओके, आंसर मिल गया। ठीक है, एक और पढ़ते देखो 12th वाला, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। क्या इसमें और 11th वाले में कोई अंतर है? एक तो फोर्थ और थर्ड ऑर्डर का है, उधर जनरल सॉल्यूशन था, इधर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या है इस बार, देखो जरा, देखो 0 होना चाहिए, देख लो पलट के, टिक लग रहा है किसी किताब में? हाँ, और क्या 0? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तुम्हें क्या लगता है? जनरल सॉल्यूशन छोड़ो, जनरल और पर्टिकुलर का मतलब पता है? जनरल यानी कॉमन हर किसी के लिए, और पर्टिकुलर यानी एक स्पेसिफिक किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन हुआ करता था जो कि, जनरल सॉल्यूशन छोड़ो, जनरल टर्म एपी में ध्यान है क्या हुआ करती थी, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, इसे एन टर्म को हम जनरल टर्म कहते थे एपी में। क्यों जनरल टर्म? क्योंकि एन की वैल्यू अलग अलग डालते रहो, सॉल्यूशन अलग अलग आते रहते थे, तो इसे जनरल टर्म कहते थे हम। ऐसे जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में होगा, यानी जिसमें जो कांस्टेंट्स होंगे वो a और b की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि x और y की अलग अलग वैल्यूज के लिए a और b की वैल्यू अलग अलग
हो सकती हैं। जनरल सॉल्यूशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ए और बी की वैल्यू बदल सकती हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नंबर आ जाएगा ना, उन पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है जो इसके 1000 सॉल्यूशन होंगे जनरल वाले, एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग डालने पर जो आ रहे होंगे, उन 1000 में से किसी एक की बात चल रही है, और उस पर्टिकुलर विशेष सॉल्यूशन के लिए तो ए और बी की वैल्यू फिक्स ही होगी जब एक ही सॉल्यूशन है। तो इसलिए कोई कांस्टेंट नहीं होता पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स ए और बी टाइप के होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसे कहते हैं जब ए और बी की वैल्यू कोई एक स्पेसिफिक हमें मिल जाती है। ओके, जब हम इस चैप्टर में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर देखो कुछ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ऐसा करके आएगा। मान लो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी एक, उसको सॉल्व करते करते हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप जनरल सॉल्यूशन कहना पसंद करोगे या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहना पसंद करोगे? अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोचो कि आपके हिसाब से ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन? तुक्का मार सकते हो, कुछ भी मना थोड़ी कर रहा हूं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ठीक है, सब गलत। सी की वैल्यू जब तक हमारे को नहीं पता तो पर्टिकुलर कैसे कह सकते हो तुम? यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट थे, यहाँ पे सी कांस्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर कहाँ हुआ हुआ है? पर्टिकुलर तब होगा जब एक्स और वाई की किसी फिक्स वैल्यू के लिए सी की वैल्यू वही फिक्स मिल जाएगी एक। अब आपको नहीं लगता एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग डालते रहो, सी की वैल्यू अलग अलग नहीं मिलती रहेगी, तो फिर पर्टिकुलर कहां से हो गया? पर्टिकुलर वो होता है जो फिक्स है, बदल नहीं सकता वो बार बार। अभी सी की वैल्यू बदल सकती नहीं सकती? एक्स और वाई की वैल्यू डालो 1 1 तो सी कुछ मिल जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू डालो 2 2 सी कुछ और नहीं मिलेगा, एक्स वाई की डालो 3 3 सी कुछ और नहीं मिलेगा। फिर तो इस इक्वेशन को, इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहोगे? फिर जनरल सॉल्यूशन। जब तक इसमें कांस्टेंट अननोन है, जब तक इसमें कांस्टेंट्स अननोन है तब तक उन्हें जनरल सॉल्यूशन ही कहा जाता है। और जैसे ही अभी क्वेश्चन मिलेंगे, पता है कैसे कैसे? देखो हमें इसी चैप्टर में y ऑफ 1 इक्वल टू 0 ऐसे करके, y ऑफ 1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? y के ब्रैकेट में होता है x, जब x की वैल्यू 1 है तो y की क्या है? 0। ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसा आंसर आया करेगा हर बार हमारा जब भी उसने ऐसी वैल्यू दे रखी होगी। यानी वो चाहता है कि आप क्या करो, जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक पहुंचो। तो क्या आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे सी मिल जाएगा आपको, वो सी की वैल्यू 1 2 0 पे कुछ भी आएगी वो वापस यहाँ पुट कर दोगे। मान लो सी की वैल्यू 2 आ गई तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। अब बताओ वो जो प्लस 2 आ गया उससे ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन रह गया या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया भाई, क्योंकि कांस्टेंट को एक नई वैल्यू असाइन हो चुकी है और वो बदल नहीं सकती, उन एक्स और वाई के लिए तो नहीं बदल सकती। आई बात समझ में? किस तरीके से हमारे हर बार आंसर जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में आया करेंगे और फिर हम उनको इस कंडीशन की मदद से पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बदला करेंगे। ओके, चल गया पता? जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर उतने ही कांस्टेंट्स होंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए लिखिए, थर्ड एक्सरसाइज छोड़ी हुई है, सिलेबस से हटी हुई है थर्ड एक्सरसाइज। तो फोर्थ एक्सरसाइज के लिए डालिए हेडिंग, बोलो हेडिंग, लिखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लिखिए हेडिंग। उसके ब्रैकेट में एक चीज और लिखना है आपको, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाला सबसे कॉमन तरीका है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से लग रहा होगा कुछ, बताओ सोच के क्या लग रहा है नाम देख के इसका? वेरिएबल्स को सेपरेट करा जाता है, यानी एक्स वालों को एक तरफ और वाई वालों को एक तरफ करके हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल अगर पाए तो अप्लाई कर लेंगे इस तरीके को। ठीक है, शुरुआत के लिए तो यही मेथड है। अभी धीरे धीरे करके हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगी और फिर हमारे पास वो भी आएगी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सब आसान है, कुछ भी इसमें आड़ा टेढ़ा नहीं है, जो था आड़ा टेढ़ा वो हटा दिया गया है थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में पता है क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? क्वेश्चन, बस सॉल्व, ओनली सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या होगा? रूट मत लगाओ, अभी सिंपल कर लेते हैं पहला ना। मान लो ये क्वेश्चन मिला और सॉल्व लिखा हुआ मिलेगा इसका अंदर, बस कुछ नहीं बोलेगा वो आगे आपको भी वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कुछ नहीं बोलेगा वो, केवल सॉल्व। ये प्रैक्टिस हमें करनी है इस तरीके से कि हम हर क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे इजी तरीका है ये। सबसे इजी तरीका से मतलब एक्स वालों को एक तरफ वाई वालों को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे अगर हो पा रहे होंगे तो।
अब सॉल्यूशन निकालने का मतलब है, आपको लगता है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? किस तरह की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन? किसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन? थोड़ा जोर से बोलो ताकि मेरे पास तक आवाज आ जाए। सिंगल वाले को डिफरेंशियल नहीं बोल सकते। ये कहना चाह रही डबल डेरिवेटिव वाली को ज्यादा अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। चलो फर्स्ट को भी कह रहे हो तो बोल ही लेंगे। वो नहीं आई, वो बोल नहीं रही, समझ में आ रहा। तुम लोग तो आए थे पिछली क्लास में। अच्छा तुम दोनों भी नहीं थे पिछली क्लास में? ओहो ठीक है। ये चार थे बस, इन चार में भी एक ने होमवर्क किया। एग्जाम चल रहे ना? ठीक है, एग्जाम चल रहे। तुम दोनों एग्जाम नहीं चल रहे, तूने होमवर्क भी नहीं करा। आपने होमवर्क करा, आप कैसे नहीं बोल रहे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती हैं? इसका डेरिवेटिव हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव मौजूद होते हैं। इसका हो सकता है नहीं, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स हो, वाई हो और उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हो एक साथ, ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देखो एक्स भी है, वाई भी है और डेरिवेटिव भी है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जांपल के तौर पे तुम तीनों को बता दूं, हमने डेरिवेटिव्स में लास्ट वाले एक्सरसाइज की थी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली, जिसमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ता था। उसमें ध्यान है, एक y इक्वल टू समथिंग लाइन दे रखी होती थी और फिर बोलता था प्रूव दैट ये, उसमें डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव की लंबी सी लाइन होती थी जो आप गलत करके आई हो, ठीक है ना? वो जो प्रूव दैट वाली लाइन होती है उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि उसमें डबल डेरिवेटिव भी होते थे, सिंगल डेरिवेटिव और एक्स और वाई भी होते थे, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऐसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। हमसे सॉल्व करने को बोला, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपसे सॉल्यूशन चाहता है। अब सॉल्यूशन वो होगा जिसमें dy और dx ना हो। अगर होंगे तो फिर सॉल्यूशन कहां से? वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाएगी। ये आपसे अब सॉल्यूशन चाहता है, सॉल्यूशन में dy और dx नहीं होने चाहिए, सिंगल डबल डेरिवेटिव कोई नहीं होना चाहिए, सिंपल y इज इक्वल टू समथिंग x की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, उसे सॉल्यूशन बोला जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करते हैं। चेक करो क्या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ हो पा रहे हैं, dy और dx के साथ, मतलब इन्हें भी अलग अलग कर सकते हो। यस, देखो dy के पास गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx के पास गया 1 प्लस, इस तरीके से। ओके, हो गए वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर y के रेस्पेक्ट में होगा, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली x के रेस्पेक्ट में होगा। ओके, अब बताओ यहां पर आंसर क्या आएगा, 1 का y के रेस्पेक्ट में भी x, अब वाई स्क्वायर का इज इक्वल टू यहां सॉल्यूशन, इसमें कहीं भी डेरिवेटिव नहीं है। किस तरह का सॉल्यूशन है फिर ये? जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सी की फॉर्म में है। अगर हमें दिया होता है एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो तो फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है सी की वैल्यू पुट करने पर। अभी जनरल सॉल्यूशन है ये, इसमें कहीं भी डी वाई और डीएक्स नहीं है। हाँ, ये पहला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सिंपल था इसलिए हो गया ऐसे ही, सारे ऐसे ही नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सिंपल लिखा था मैंने ताकि तुम्हें समझ में आए वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है। एक्स वाले एक तरफ और वाई वाले एक तरफ, डी वाई और डीएक्स हमेशा ऊपर रहने चाहिए। इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा थोड़ी मिलेगा कभी तुम्हें 1 प्लस एक्स करके अपॉन में डीएक्स मिलता हो। जितनी बार तुमने इंटीग्रेशन करी उसमें डीएक्स और डीवाई ऊपर ही रहते हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था उसका। अच्छा वाला देखिए थोड़ा सा, बल्कि एग्जांपल है तुम्हारे पास, सबके पास किताब में होगा। देखो एग्जांपल नंबर 11, क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिख रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4 एक्स वाई, बस वाई का स्क्वायर है, ये गिवन है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, सी की वैल्यू निकलेगी ना, उसके लिए कुछ दिया है। देखो इसको ऐसे बोल दूं क्या, इस वाली वैल्यू को ऐसे बोल दूं क्या, वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 1 नहीं है, वाई की वैल्यू 0 है। देख, नहीं वाई तो 1 है, ठीक है, एक्स 0 है, एक्स 0 ठीक है, एक्स 0 तो वाई 1, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा किसी क्वेश्चन में। फिर परेशान मत हो ना, ये बीच अंदर वाई के अंदर वाली एक्स होती है और ये वाई होती है। चलिए शुरू करें। इसमें क्या वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहे हैं, चेक करो। डी वाई यहीं छोड़ें तो ये वाला वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। आपको ध्यान ही रखना है, ध्यान रखना है वेरिएबल सेपरेबल करते हो तो वाई वाले को लेफ्ट में रखना, ठीक है, वाई वालों को लेफ्ट में ही रखना हर बार। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4x dx हो गया सेपरेट। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का, बिल्कुल सही बोल रही है वो, क्योंकि 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर ही होता है। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहां पर माइनस का 4 ऐसे कैसा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक प्लस का सी, इसे नंबर डाल देते हैं 1।
अब वो वाली पुट करते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो y 1 है। डाल दो जगह जगह y को 1 और x को 0। x को 0 डालने का मतलब ये इसका पूरा हट गया, और y को 1 डालने का मतलब क्या c की वैल्यू -1 आ गई? ये c की वैल्यू -1 वापस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? माइनस का 1/y माइनस का 4x²/2 -1। बोलिए सही है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि ना आंसर को माइनस के 1/y में ना छोड़ के, पहली बात तो माइनस सबके काट दो कॉमन लेके, सब प्लस हो जाएंगे ना, तो आंसर क्या बचेगा? और 1/y अच्छा नहीं लग रहा, y इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए आंसर, y इक्वल टू समथिंग आंसर होना चाहिए। तो पहले तो माइनस काटे, तो 1/y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 ये बनेगा। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर अगर मैं तुमसे कहूं तो? ये आएगा क्या? चेक करो। y के लिए हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो ये भी 1/, हो जाएगा पूरा। ये है हमारा क्या? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यस बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें हमने c की वैल्यू ढूंढ ली थी। बोलिए कोई समस्या किसी को? आसान है ना? आसान है ना? चलिए अगला करते हैं। मिलेगा हर क्वेश्चन से पहले बस एक ही चीज लिखी हुई, सॉल्व। अपने आप पे लगाना पड़ेगा हिसाब कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है कि लग रहा है। इस एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं कौन सी? चैप्टर नंबर क्या है ये? 9। तो हम कर रहे हैं 9.4 वाले क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स, ठीक है ना? तो इसमें तो वेरिएबल सेपरेबल सब में लग रहा होगा। मजा तब आएगा जब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इधर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने होंगे, इधर x के रेस्पेक्ट में। वो अगर छोटे हुए इंटीग्रेशन तो क्वेश्चन छोटा है, अगर कोई इंटीग्रेशन बड़ा सा आ गया तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है। सही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। मैं डालूंगा वीडियो, अभी टेंशन ना लेते उसको, मुझे टाइम नहीं मिला 2 दिन से, उस चक्कर में कुछ भी नहीं डाल पा रहा मैं। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ेंगे एक बार सब लोग, देखे। एग्जाम्पल नंबर 12 ये वो क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज में दे रखी सब कुछ, यानी इक्वेशन ऑफ द कर्व पूछी है। कर्व की इक्वेशन आप लोग बताएंगे कि नहीं है क्या? नई वाली है, इत्तेफाक है यार, जिससे तुमने ली होगी उसके पास फर्स्ट पार्ट तो नया आ गया होगा, सेकंड पहले के रखा हुआ होगा। चलिए देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। ये जो इक्वेशन होती है किसी भी कर्व की, एग्जांपल के तौर पे बताओ कि कैसी होती है? किसी भी कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? हो सकती है पूरी बोलना, वो तो लाइन होती है जिसमें डिग्री 1 होती है, वो लाइन होती है x + 2y = 1। कर्व की जो डिग्री होती है वो 1 से ज्यादा होती है, तो y = x² + 2, y = x³ + 2 ऐसे इक्वेशन होती है कर्व की। तो ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है, ये तो बोला इसने। क्या ऐसी इक्वेशन को आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोल सकते हो? सॉल्यूशन किस फॉर्म में आते हैं? देखो अभी आया था, मिटा दिया मैंने जो यहाँ पर, y = 1/2x² + 1 आया था। वो कर्व की इक्वेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? होगी भाई, किसी ना किसी कर्व की इक्वेशन ही है वो। तो आपको नहीं लगता कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए बस? वो सॉल्यूशन ही तो कर्व की इक्वेशन आएगी, क्योंकि उसमें से आप dy और ds हटा चुके होंगे इंटीग्रेशन करके। तो जो इक्वेशन आएगी वो फिर से जनरल सॉल्यूशन आएगी। उसके लिए आपको एक पॉइंट भी दे रखा है, देखो 1,1। ये पॉइंट किस काम के लिए है? c की वैल्यू ढूंढने के लिए, ताकि आप उस कर्व की पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढ सको। बताइए आ रही है बात समझ में? कुछ है इस क्वेश्चन में? नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पिछला वाला किया था, बस चीजों को अलग अलग शब्दों से पूछा हुआ है बस। वहां पे पिछले वाले में डायरेक्ट बोल देता फाइंड जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और इक्वेशन दे रखी थी, एक्स और वाई भी डायरेक्ट दे रखे थे। इसमें फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ना बोल के इक्वेशन ऑफ कर्व बोल दिया। वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी, यहाँ पर इनडायरेक्टली 1,1 पॉइंट दे दिया। तो क्वेश्चन वही है, बस चीजों को इनडायरेक्टली पूछा हुआ है। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है बिल्कुल वो भी। अगले क्वेश्चन में फिर से फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व है। कर्व की जो वो है, देखो इस बार जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो डायरेक्टली नहीं दी, लैंग्वेज में लिख के दी है। क्या देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ध्यान है आपको, किसी भी कर्व के ऊपर जो कि टेंजेंट बनती थी, किसी भी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट बनती थी उसके स्लोप को हम लोग dy/dx ही बोलते थे, अगर तुम्हें याद हो तो। डेरिवेटिव में बताया था मैंने, किसी भी कर्व के ऊपर, इस कर्व की क्वेश्चन पता होती है हमें, उस कर्व की क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर दो तो जो वैल्यू निकल के आती है वो इस कर्व के ऊपर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप कहलाती है, यानी केवल dy/dx। यानी हमको भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल रहा है वो, यानी हमको क्या दिया इनडायरेक्टली? एग्जांपल नंबर है ये 13, हमको dy/dx की वैल्यू इनडायरेक्ट तरीके से दी हुई, कितनी? 2x/y²। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx, ये इक्वल है इस चीज के। अब मिलके नहीं मिलके डिफरेंशियल इक्वेशन, अब वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? चेक करो।
वाई स्क्वायर चला जाएगा इस तरफ और ये चला गया इधर 2x dx। अब इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं और फिर उसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पॉइंट भी दिया गया। हाँ, -2, 3 यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3 पुट करके हम c की वैल्यू ढूंढ लेंगे और बस। आसान है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 14 आसान नहीं है। यानी नई वाली किताब में 7, 8, 9 होगा एग्जाम्पल नंबर ये। मैडम देख रहे 9 एग्जाम्पल है क्या नई वाली में? कहीं गायब भी कर दिया, बैंक वाला है, इन बैंक है। चलो अच्छी बात है, कुछ तो छोड़ रखा। और पुरानी वाली में एग्जाम्पल नंबर 14 है। इंपोर्टेंट का निशान लगा लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे कर रहे हैं हम। पढ़ो इतने तक आप लोग। सबसे पहले क्या दिया हमको? इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज। समझ रहे हो इस बात से मतलब क्या है? किसी बैंक में हम लोगों ने पैसा जमा किया, जो वो पैसा प्रिंसिपल बोलते हैं उस पैसे को, वो बढ़ रहा है किस रेट से? 5% हर साल। ठीक है ना? तो बताओ कितने सालों में 1000 रुपए डबल हो जाएंगे? क्या तुम्हारे घर वाले कभी पोस्ट ऑफिस वगैरह में पैसे जमा करते हैं? तुमने सुना हो? नहीं सुना? पोस्ट ऑफिस में एक वो आती है स्कीम, किसान विकास पत्र, सुना है? उसमें पैसे अगर तुमने 1 लाख रुपए डाले, ठीक है ना, तो आज की डेट में शायद 9 साल और 7 महीने लग रहे हैं पैसे डबल होने के लिए। सुन रहे हो? घर वाले करते हैं, बहुत से लोग जो पैसे सेविंग के लिए इकट्ठा करते हैं ना, कहीं से पैसे आए, मान लो 1 लाख रुपए 2 लाख कहीं जमा कर रखे होंगे, वहीं से पूरे होके आए, उन्हें फिर दूसरी जगह पे डाल दिया पोस्ट ऑफिस में कि ठीक है 9 साल 10 साल बाद बच्चे जब बड़े होंगे इनके काम आ जाएंगे, पैसे डबल हो जाएंगे। एक आम आदमी इस तरीके से करता है इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालने के। ऐसा ही क्वेश्चन है ये। देखो 1000 रुपए जमा करें और 5% मिल रहा है इंटरेस्ट, केवल 5%। अब पूछ रहे हैं कितने सालों में डबल हो रहे हैं? आंसर देखें एक बार, देखो नजर डालो। 20 log 2, 20 log 2। अब हाँ, टाइम भी लॉग में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ना? 20 log 2 ईयर्स। अब अगर मान लो इसके बेस में तो ई है लॉग के, अगर बेस में 10 होता केमिस्ट्री के हिसाब से, तो log 2 की वैल्यू होती 0.3010। फिर 20 की इंटू 0.3010 में कर देते, हमें साल निकल के आए थे कि इतने साल में 1000 रुपए डबल हो जाएंगे हमारे। लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग log 2 से खेल सकते हैं, हम log 2 में छोड़ सकते हैं आंसर। पता नहीं कितने आंसर छोड़ दिए, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पता नहीं कितने आंसर log में छोड़े हुए हमने। लेकिन मैथ में कोई टेंशन नहीं है, केमिस्ट्री में तो log 2 की वैल्यू डालनी पड़ती है अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो। वैसे अब देते हैं शायद, वो पहले तो log टेबल देखनी पड़ती थी, अब तो ब्रैकेट में लिखी हुई आ जाती है ना वैल्यू, शायद अगर डालनी है तो। तो अब ये क्वेश्चन है, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हुआ है। अब मुझे ना एग्जैक्टली याद नहीं है, एक ना ये होता है, अगर आपको पता लगाना है, कभी तुम लोग गूगल वगैरह यूज करो तो रूल RULE, रूल ऑफ 72, ऐसा कुछ एक रूल होता है, इससे पता लग जाता है कि हमारा पैसा डबल कब होगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ होता है रूल ऑफ 72 का भी ध्यान, गूगल चलाओ निकलते पड़ते। तो रूल ऑफ 72 डालना यूट्यूब पे, तो तुम्हें छोटी सी वीडियो मिल जाएगी 1 मिनट की केवल, उसने बता देगा वो तुम्हें कितने पैसे जमा कर रखे हैं, कितने % पे जमा किए हैं, तो पैसे कितने साल में डबल हो जाएंगे सीधे। ठीक है ना? क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे कि हमारे पैसे 1000 रुपए 5% रेट मिल रहा है हमको केवल, तो डबल कितने टाइम में हो रहे हैं, 20 log 2 कैसे आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है जो अब कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस में इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि हमें दिया ही नहीं है। पिछले वाले में तो बोल दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना है, मिल गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेट करा, आंसर आ गया। लेकिन जो अब क्वेश्चन है ये इतने सिंपल नहीं है, ऐसा वाला ये है, और एक्सरसाइज के लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए देखें। अब उसने बोला किसी बैंक में जो प्रिंसिपल है वो बढ़ रहा है किस % से? 5% से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल मान सकते हैं क्या? तो लेट कर लें अगर हम प्रिंसिपल साहब को P, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल को क्या आप लोग DP/dt बोल सकते हो? सोचो, रेट ऑफ चेंज ऐसे बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ पैसा जमा करते हैं उसे भी PL। तेरे पे किताब भी है, देख किताब में क्या लिखा। तो PAL जो होता है ये वाला प्रिंसिपल और वो वाला प्रिंसिपल भी, स्कूल वाले भी वो PLE होते हैं, सिद्धांत, केवल वो अलग होते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल साहब और ये वाले जो पैसे जमा कर रहे हैं, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, AL वाली। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज कैसे बोलते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम DV/dt लेते थे हम लोग, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल को DP/dt ले लें, टाइम के रेस्पेक्ट में चल रहा है हिसाब सारा। ठीक है ना? इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल या फिर दिया हुआ कितना, इन एट द रेट दिया हुआ है, वही प्रोपोर्शनल नहीं लिखा। जिस क्वेश्चन में लिखा होगा ना प्रोपोर्शनल, मैडम लाइट नहीं आ रही, पंखा मत चलाना, DP/dt प्रिंसिपल में किसी क्वेश्चन में लिखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज प्रोपोर्शनल टू इतना, तो हम फिजिक्स अप्लाई करेंगे, DP/dt का यहाँ प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा, और अगली इक्वेशन में फिर वो हटा के साइन, एक कांस्टेंट लगाते हैं ना,
फिर वो करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में लिखा होगा प्रोपोर्शनल, या वेरीज डायरेक्टली लिखा होगा, वेरीज इनवर्सली लिखा होगा, वहां पे प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी प्रोपोर्शनल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे साफ लिखा है कि प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5%। तो इक्वल टू 5% किसका, खुद जो पैसे जमा करोगे उसके, और पैसे जमा किए थे प्रिंसिपल 5% ऑफ पी, रेट ऑफ चेंज। तो इसको क्या हम लोग डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5p/100 ऐसे बोलते हैं। ये परसेंट का साइन हटता है तो अपॉन लगता है ना 100। अब ये तो कट गया इससे 20 बार। वेरिएबल सेपरेट अब हो पाएंगे, देखो डीपी के नीचे पी आ सकता है और डीटी आ सकता है उधर। 1/20 पहले से ही नीचे, और ये चला गया हमारा dt। और हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हमारे हो चुके हैं। इस तरफ क्या बन जाएगा हमारा log p, इस तरफ क्या बन जाएगा 1/20 कांस्टेंट, dt का t और एक प्लस का c। अब देखो कुल मिला के हमारे पास p, t और c, तीन कांस्टेंट हैं, p, t और c। हमारा पूरा बचा हुआ क्वेश्चन इन्हीं को निकालने में निकल जाएगा। पढ़ते हैं, देखो इनिशियली जब हमने पैसे जमा करे उस टाइम पे आप टाइम को क्या लेना चाहोगे उस वक्त पे, 0। जब हमने पैसे जमा किए तो थोड़ी घड़ी चालू होती है आपकी, या फिर इंटरेस्ट अभी से मिलना शुरू हो जाता है। जिस दिन पैसे जमा करोगे उसके बाद मिलना शुरू होगा ना, एक दिन पूरा होते ही। तो हम जब पैसे जमा करें तो उसको टाइम 0 बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था उस टाइम पे, 1000 रुपए जमा करे थे हमने। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम यहां पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखें टी की वैल्यू यहां रखती है, t/20 गायब, और p की वैल्यू यहां डाली जाए तो log 1000 को 10 की पावर 3 बोल दूं इज इक्वल टू c। c आ गया, ये 3 आ गया यहाँ, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3 log 10। ये 20 कहां गया, अच्छा 0 हो गया था, ये तो 0। ठीक है, इस c की वैल्यू को हम लोग वापस से फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तब इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने बचेंगे, केवल इस तरीके से हम वैल्यू पुट करते रहते हैं, एक एक कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढते रहते हैं। पहले 3 थे ना, अब c की वैल्यू मिल चुकी है हमें, अब हमारे पास कांस्टेंट्स 2 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए जी। अब c की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इन 1, तो dp/dt कहां गया, नहीं यार dp तो नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में दिख रही है log p इज इक्वल टू t/20 प्लस का c यानी 3 log 10। अब ये है हमारी नई इक्वेशन। अब हम फर्स्ट की जरूरत नहीं हमें, अब हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो इससे करेंगे। अब उसने हमसे पूछा था टाइम इक्वल टू 0 तो हो गया, अब उसने पूछा था कितने साल बाद पैसे डबल हो जाएंगे। तो लेट t इज इक्वल टू क्या ले लें, t1। प्रिंसिपल कितना लेना पड़ेगा अब हमको, यानी 2000, t1 ले लिया टाइम, हमें t1 ढूंढना है। इनको दोनों को पुट करें यहाँ पर, तो p क्या बन गया log 2000। 2000 को क्या बोल सकता हूँ, तो क्या लिखना चाहिए, लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे हमें। चलो अभी यही पुट कर दिया मैंने, ठीक है। ये t1/20 प्लस, आसान करने के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैं इसको वापस से log 1000 लिख दूं क्या, इसको वापस से log 1000 लिख दूं, क्या कह रहे हैं आसान कैसे होगा। देखो ये log 2000, ये log 1000 इसे माइनस में ले आएंगे, ये माइनस में आके फिर डिवाइड में हो जाएगा, तो केवल log 2 नहीं बचेगा, log 2000/1000, 3 0 कट जाएंगे, केवल log 2 बचेगा ना। और इक्वल टू में क्या है t1/20, तो क्या यहां से t1 की वैल्यू 20 इंटू हो जाए YRS, आ गया ना। देखो 20 log 2 ईयर्स, 20 log 2 ईयर्स में हमारा रुपया डबल हो जाएगा 5% के रेट पे। मच्छर काट रहे होंगे, समझ में आया हमको। 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी पड़ेगी ऐसे वालों की। चलिए भाई एक्सरसाइज शुरू करें। अब आप मुझे बताओ कि क्या हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करें, जो कि लिखा है dy/dx इज इक्वल टू 1 - cos x अपॉन में 1 + cos x। कैसे करना चाहेंगे इसको, क्या आपको लगता है कि हम लोग सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो इसके क्वेश्चन में तो बहुत बड़ी लाइन लिखी है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में बस सॉल्व, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। खुद पहचानो सब कुछ। कैसे करना चाहेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx को यहां भेज दें और फिर x वाले एक तरफ हो जाएंगे, y वाले एक तरफ हो जाएंगे। मजे की बात तो ये है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे फिर। यहां बचेगा dy और यहां बचेगा 1 - cos x और 1 + cos x। इंटीग्रेशन भी लगा देंगे यहां पर।
अब इस तरफ कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। जब भी कॉस के साथ में +1 -1 मिले तो फिर तो चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो। फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सिर पकड़ लेना फिर से ट्रिग्नोमेट्री। कॉस के फॉर्मूले दोनों जगह खोलते हैं, 1 - 1 + 2 sin² x/2 और 1 प्लस नीचे कौन सा 2 cos² x/2 -1। यहाँ 1 1 कैंसिल, यहाँ 1 1 कैंसिल, ऊपर नीचे 2 कैंसिल। फिर तो कुल मिला के इधर क्या बचा? sin² अपॉन cos² एंड tan²। क्या tan² का इंटीग्रेशन लिख लोगे तुम? दोबारा बोलियो, दोबारा बोलियो। और ये कहती थी कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है, हैं? कभी कभी भी नहीं गलत होना चाहिए ये फॉर्मूला जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होती है। जिसको जो चीज अच्छी लगती है ना, उससे अगर सोते हुए भी पूछ लो ना, ओए तेरा फॉर्मूला बताइए, वो गलत नहीं बोलेगा, चीज अच्छी लगती है उसे। बताइए। इसलिए हमने tan² को sec² x/2 -1 लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये तो y होगा 1 का, sec² x/2 का पहले tan x/2, फिर x/2 का जो 1/2 आता, 1/2 से डिवाइड करना पड़ता है तो उसका 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, और -1 का +c। बस यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि x और y की वैल्यू हमें नहीं दे रखी जब हम c ढूंढने। आसान है ना पहला क्वेश्चन? अब बताओ तुम सेकंड क्वेश्चन मैं कराऊं क्या? अगर सर कर तो लेंगे, फॉर्मूला नहीं आ जाने का बस हमें। ये dy जाएगा नीचे 1 में a² - x² साइन इनवर्स वाला। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन। तुम्हें थर्ड क्वेश्चन में कोई परेशानी लग रही? देखना जरा, dy/dx + y = 1। क्या कह रहे हैं सर? वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे? कैसे करोगे सेपरेट? पहले y को उधर माइनस में भेजना पड़ेगा, dy/dx = अब मैडम, अब यहाँ y है ना, तो ये पूरी टर्म y वाली ट्रीट की जा सकती है, तो इसे अपॉन में ले आते हैं और dx को अकेले छोड़ देते हैं। यस, dy के अपॉन में 1 - y और यहाँ dx और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है मैडम जी। चलिए फोर्थ देखें क्या कह रहे हैं। हाँ, फोर्थ थोड़ा बड़ा सा है, बस बड़ा सा ही है फोर्थ। ये sec² x tan y साथ में dx, इंटीग्रेशन का साइन तो है ही नहीं अभी, प्लस sec² y tan x dy = 0। क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए इसमें भाई? इसमें तो dx और dy भी अलग अलग है। क्या करना चाहिए? जब तक ये दोनों इक्वल के इधर इधर नहीं होंगे तब तक वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। यानी आप किसी भी एक को, इस पूरे को या इस पूरे को उधर पहले माइनस में भेजेंगे, तो उधर वाले को उधर ही भेज देते हैं। यहां बच्चा sec² x tan y dx = माइनस का sec² y अब वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। जहां dy है उस तरफ सारे y वाले कर लो। ये रहा dy, तो केवल ये हटाना पड़ेगा tan x, इसे अपॉन में भेज देते हैं और इस tan y को उधर। लेकिन मैंने आपसे कहा था y वाली चीजें लेफ्ट साइड रखना। ये y वाला उधर चला गया ना, इसे उधर ले आऊं, इसे उधर लिख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? sec² y आएगा, साथ में अपॉन में क्या आएगा? tan y dy माइनस का sec² x अपॉन में tan x dx। कुछ ऐसा आना चाहिए सेपरेट करके। अब क्या इंटीग्रेशन कर दें डायरेक्ट, या कुछ और लग रहा है तुम्हें करने को? साइन कॉस में चेंज करने, पहले साइन कॉस में चेंज कर लें। सब सहमत हैं? क्या सब लोग साइन कॉस में चेंज कर ले इसके लिए सहमत हैं? क्या सब लोग साइन कॉस में चेंज कर ले इसके लिए सहमत हैं? मैडम बोलोगी कुछ? कुछ सोच रही हूँ। कितने दिन चाहिए तेरे को? साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको टी लो, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसको एम लो, उसका डेरिवेटिव वो होता है। जरूरत क्या है साइन कॉस में चेंज करने की? उसके बिना भी हो रहा। यानी जब तुम इसे टी लोगे तो ये dt बन जाएगा पूरा, तो dt/t डायरेक्ट लिखो, क्या आएगा यहाँ पर? log t, यानी tan y, है ना? इधर भी तो t लिया होगा तो ये dt बनेगा पूरा, यानी माइनस का log प्लस। देखो भाई देखो, यहाँ पे एक नई चीज है, एंट्री, एक नई चीज की एंट्री हो रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये dt/t log t, dt/t log t माइनस भी था। जब हमने ये देखा कि क्वेश्चन में एक टर्म लॉग की है, दूसरी भी लॉग की आ रही है, तीसरा c आना है यहाँ पर, देख लो, तो c ना लिख के हम तीसरे वाले को भी log c लिखते हैं ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। बताओ सॉल्यूशन कैसे आसान होगा? इस वाले लॉग को अगर मैं इधर प्लस में ले आऊं तो log के tan y प्लस
log 10x आएगा नहीं आएगा, और वो प्लस वाली चीजें आपस में मल्टीप्लाई बन जाएंगी। जरा देखना यहाँ पे एक लाइन और लिखने की जगह है क्या, एक लाइन आ जाएगी एक लाइन, ठीक है। तो log 10y प्लस log 10x क्या बन जाएगा, केवल 10x, इधर भी एक लॉग आया होगा, दिख रहा है ना, नहीं तो ये चीज देखना यहाँ पर, हाँ ठीक है, इधर का लॉग और इधर का लॉग, दोनों के लॉग कट गए। तो ये हो गया सॉल्व आसान करने का तरीका। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो और आंसर में सारी टर्म्स लॉग में आ रही हो, तो फिर सी को भी लॉग में ले लेना, ताकि आपके सारे लॉग इकट्ठे होके कट जाएं। 4 बजे से पहले कितनी शांति थी यहाँ। खैर, चौथा क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े, पांचवा पढ़िए। हाँ भाई, मुझे पांचवा पढ़ के बताओ कि क्या हमें पांचवा करना चाहिए। उस क्वेश्चन में करेंगे ना जो करने लायक है, पांचवा तो नहीं है मेरे ख्याल से करने लायक, तुम लोग अपने आप कर लोगे, है ना। छठा देखो, बड़ा आराम से, छठा क्वेश्चन तो अभी किया था हमने ऐसा ही। सातवां देखो, पहले माइनस वाले को उधर प्लस में भेज देंगे और फिर वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है ना। आठवां देखो, 10वें क्वेश्चन तक सिंपल है, असली क्वेश्चन तो 11वां है। और ये 11वां ना कुछ दिन पहले मेरे से किसी ने पूछा था, 11वें में जो वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू मेरे से किसी ने इंटीग्रेशन में पूछी थी, मैंने कहा था ये काम आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, साथ में क्या है इसके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x² प्लस एक्स। बस वो आगे कंडीशन दे रखी है एक्स और वाई निकालने के लिए, वो बाद की बात है। अब इसको सॉल्व आप तभी कर सकते हो जब आप ना इसे पहले सॉल्व करो। कोई ध्यान आ रहा किसी को, कोई ध्यान आ रहा किसी को कैसे करते थे वाली चीज, ये चीज पूछी थी मेरे से किसी ने कुछ दिन पहले। इन दोनों में से x² कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा, और इन दोनों में से 1। अब आया याद, अभी भी नहीं आया, कुछ दिन पहले पूछा था मेरे से, अब मुझे ध्यान आ रहा है नम्रता ने पूछा था, भूल गई हो तो बात अलग है। देख के आ गया याद कि पहले इन दोनों में से x² कॉमन लेते हैं, ये इस ब्रैकेट में सेम वैल्यू बचती है, और ये ऐसे क्या ऐसा, इसकी टेंशन नहीं है। अब वेरिएबल पहले इसको ठीक कर लें, तो क्या बनेगी, एक तो बनेगी x² प्लस 1 और एक बनेगी, ठीक है ना। यहां पर डी वाई बाई डी एक्स चल ही रहा है, वेरिएबल सेपरेट करे जाए अगर तो ये dx जाएगा यहां ऊपर, यहां पे बचेगा केवल dy, तो 2x² प्लस एक्स अपॉन में x² प्लस 1 x प्लस 1, कैसी बन रही लाइन ये dx, अभी भी टेढ़ी लग रही। चलो, अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कर दो भाइयों बहनों इंटीग्रेट, तो कैसे करोगे बताओ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, डबल साइड का पार्शियल फ्रैक्शन, ऊपर पावर कितनी हाईएस्ट 2, नीचे हाईएस्ट कितनी है 3, यानी पार्शियल फ्रैक्शन लगाया जा सकता है। और क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, जिस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोटा वो क्वेश्चन छोटा, जिसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट बड़ा वो क्वेश्चन बड़ा। तो अब ये क्वेश्चन छोटा ही था, अगर यहाँ इंटीग्रेशन जल्दी हो जाता तो। अब क्योंकि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बड़ा हो गया, कर लोगे अपने आप, छोड़ दें। चलिए, ये था 11वां, आगे बढ़ते हैं। देखो 12वां पढ़ के देखो। 11वें के बाद क्या 12वें क्वेश्चन में लगता है वेरिएबल सेपरेट होने में कोई तकलीफ आएगी, क्या 12वें क्वेश्चन में लगता है वेरिएबल सेपरेट होने में कोई तकलीफ आएगी, नहीं। लेकिन 13वें में लग रहा होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए और वाई 1 है जब x 0 है, ठीक है जी। अब देखो वेरिएबल सेपरेट यहाँ पे तभी हो सकते हैं, यहाँ वेरिएबल सेपरेट तभी हो सकते हैं जब ये कॉस हटे, तभी तो डी वाई और डी एक्स अलग अलग होंगे, और कॉस को हटाने के लिए आप उधर भेज सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं 12th वालों के लिए इस कॉस को उधर इनवर्स में भेजना। अब वेरिएबल हो सकते हैं सेपरेट, बताओ ये पूरी वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट, तो कॉस इनवर्स ए के साथ में dx आ गया और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो पूरा जल्दी से, कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे फिर हम लोग यहाँ पर, y इज इक्वल टू, है ना। अब वैल्यू पुट करो x और y की, जब x 0 है तो y 1 है, x 0 का मतलब 0 इंटू कॉस इनवर्स गायब, y 1, तो इसे c की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। इस c को यहाँ पुट करें तो आंसर क्या आया, ये है हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको लग रहा है कि अभी तक ये एक्सरसाइज इजी चल रही है, हाँ अभी तक ये एक्सरसाइज इजी ही चल रही है, ठीक है ना। 14 और पढ़ लो जरा, क्योंकि तुम अपने आप कर पाओगे उसे। हाँ भाई,
हो जाएगा 14। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले जो क्वेश्चन हैं 15, 16, 17, 18 वाले, इसमें बताए जो बढ़िया वाले क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था, वो बैंक वाले, प्रिंसिपल वाले, वो शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। 19 जो है क्वेश्चन नंबर, वहां से शुरू होंगे बढ़िया वाले। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 15, 16, 17 और 18, ये चारों क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल वाले। देखिए पढ़ के देखिए क्या बोला 15वें में, इक्वेशन ऑफ कर्व ढूंढनी है। पहले किया है नहीं करा ऐसा एग्जांपल किया था ना, जिसमें पॉइंट जो जिससे कर्व पास कर रहा है वो 0 0 दे दिया, यानी एक्स वाई की वैल्यू दे दी, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी दे दी, वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, कर लेंगे सेपरेट, हो जाएगा। 16वां देखो, 16 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और बाद में एक पॉइंट दिया हुआ है, मतलब पॉइंट किस लिए है, वो सी की वैल्यू ढूंढने के लिए, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। छोड़ दें। 17 पढ़ के देखो, वो भी ऐसी है, पॉइंट दे दिया पहले 0,2, नहीं थोड़ा सा अलग है 17, पढ़ के देखो एक बार पूरा। 17 में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दे दिया, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, बताओगे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बोला था मैंने, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप यानी डी वाई बाई डी एक्स की किससे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट is equal to x coordinate of the point, ये product of slope of tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate। आगे ना आगे डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल सी, अब फिर x को इधर y को इधर कोई भी कर सकता है फिर तो। अब पॉइंट के लिए हमें दिया हुआ है वो c ढूंढने के लिए, उसने बोला ना प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, अरे इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है x कोऑर्डिनेट के। ओके, क्या मैं करूं आगे सॉल्व दे, नहीं, तो जरा एक बार 18वां पढ़ो। 18वें में इक्वेशन बना पाने के लायक हैं क्या हम लोग, देखो एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, लो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई बाई डी एक्स इज ट्वाइस ऑफ क्या, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द एयर। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप, यानी इधर भी स्लोप है इधर भी स्लोप है, लेकिन इधर वाला स्लोप हमें खुद ढूंढना है। किस किस के बीच में बोला, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4, -3, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने मान लिया एक्स वाई। अब इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालना था हमको, क्या 11th क्लास स्ट्रेट लाइन क्या था वो, दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते थे 11th क्लास में, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, आ गया याद। तो y2 - y1 क्या बन जाएगा, -3 - y अपॉन x2 - x1 -4 - x, ऊपर का माइनस कॉमन लो नीचे का माइनस कॉमन लो, कट जाएंगे सब प्लस का हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा इसीलिए है क्योंकि एक बार तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसने खुद दिया, एक बार हमसे पूछ रहा है, तो 11th क्लास की याद दिला रहा है। अब 11th क्लास की याद उसी को आएगी जिसने वो करी हो ठीक तरीके से, नहीं करी होगी तो भैया थोड़ा बहुत तो याद दिलाते रहेंगे हम लोग, बीच में कोई नई चीज आ गई तो फिर हम असमर्थ हो जाएंगे सहायता करने में तुम्हारी। ठीक है जी, 18वें के बाद 19वां पढ़े, यहां से अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए। खैर 19वें से पहले जरा तुम 20वां पढ़ो एक बार, अगले पेज पे जो ऊपर ऊपर है, और मुझे बताओ कितने टाइम में तुम पैसे डबल कर पाओगे फिर अपने, डबल वाला ये क्या फिर से, आप ये देखो ना क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है कि नहीं, एग्जाम्पल की तरह से थोड़ी देर पहले किया था हमने। एग्जाम्पल में 5% रेट दिया हुआ था, यहाँ पे R% है, तो आप R लेके चल लो। अगले वाले में तो रेट भी दे रखा है 5% ये रेट, उसमें तो जो वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है वो यूज करनी अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि आप इस वैल्यू तक पहुंच ना पाओ, तो ये मत सोचना ये बहकाने के लिए दी हुई है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक ऐसा क्षण आएगा कि आपको वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। अगर तुम पहुंचे ही ना उस वैल्यू पर तो समझ जाना कि तुमने कहीं जादू किया है बीच में, क्योंकि मैंने कहा जो हमने पैसा डबल करने वाला टाइम निकाला था 20 log 2 आया था उसमें, log 2, तो log 2 जैसी वैल्यू दे रखी थी यहाँ पर इस बार 20th क्वेश्चन में log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.6391, ये बेस ई में है, बेस 10 में होती तो 0.3010 ही होती। ठीक है ना, आप तो याद करके आए थे log 2 की वैल्यू, मतलब log टेबल से कर रखी 3010, बस 30 तो याद करी। तो हम लोग 20 और 21 दोनों कर लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे करने की, तो गारंटी तो नहीं है लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। तो हम लोग वापस आते हैं 19 पे, पढ़िए। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट,
यानी कि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट से। तो क्या आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को के लेके चलना पसंद करेंगे? नहीं, हम पहले फिर पढ़ेंगे वो लाइन, अब फिर देखेंगे सही है कि नहीं है। पढ़ो, वॉल्यूम कौन का चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डीवी बाई डी होता है एट अ कांस्टेंट रेट। ये 5% होता तो 5% लेके चलते, कांस्टेंट रेट दे रखा है तो के ले लिया। ठीक है, अब इसमें अगर हम वो लगाएं, इक्वेशन तो मिल चुकी ना, सेपरेट करें तो डी वी इधर, के डी टी इधर, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन करके v, और ये k 1 2 3 4 सारे ही कांस्टेंट है इसमें। तो डालने शुरू करें वैल्यू फिर इनिशियली, यानी टाइम जब 0 था। तो बताइए, हमें कुछ दे रखा है देखो इनिशियली, नहीं वो तो अच्छा रेडियस 3 है, हाँ ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इनिशियली रेडियस दे रखी है 3 यूनिट, रेडियस तो यहाँ कहीं भी नहीं है, वॉल्यूम के अंदर रेडियस आएगा, तो हमें वॉल्यूम की जगह पर वैल्यू डालनी चाहिए। इसको हटाते हैं और इक्वेशन बैठाते हैं यहाँ से, देखिए हमें रेडियस की जरूरत है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल देते हैं यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, और इसे ले लेते हैं इक्वेशन। अब इनिशियली जब टाइम को 0 लिया तो रेडियस, अब ठीक है, अब हम आर की वैल्यू 3 और टाइम को 0 डाल सकते हैं। बताओ जरा, टाइम को 0 डाला तो केटी पूरा गायब, सी की वैल्यू क्या आएगी 36 पाई, सी की वैल्यू आ गई 36 पाई। क्या करेंगे इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे और नई इक्वेशन बना लेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के इंटू सी प्लस 36 पाई, और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और अब हम इसी का यूज करेंगे, फर्स्ट का नहीं करेंगे। फिर पढ़ते हैं, देखो आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद रेडियस हो गई 6 यूनिट, तो 3 सेकेंड के बाद यानी अब टी कितना लेके चलना है, और रेडियस हो गई, ये वाली वैल्यूज दोनों सेकंड में पुट करोगे कि फर्स्ट में करोगे? सेकंड में, क्योंकि अब फर्स्ट का यूज खत्म हो गया है। कर दीजिए पुट, टाइम की वैल्यू 3 और रेडियस की वैल्यू 6। बताओ 84 पाई आ रहा है, क्या आ रहा है? के की वैल्यू निकल के आएगी, के की इस बार। अरे बहुत देर लगा रहे भाई, पॉइंट में थोड़ी आएगा, पॉइंट में 84 ही आ रहा है। क्या बाकी लोग कंफर्म करते हैं कि के की वैल्यू 84 पाई ही आ रही है? ओके, तो इस के की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं सेकंड में इस बार, और एक नई इक्वेशन ले आते हैं। क्या बनेगी ये? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 84 पाई टी प्लस 36 पाई। अब सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? देखो पाई पाई और पाई हम हटाना चाहेंगे, तीनों जगह पे आ गए थे ना। अब उसने बोला अब रेडियस कितनी हो गई, देखो फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर टी सेकेंड। तो अब टी तो है ही, कौन गिरा? ये टी तो है ही, टी, इसी टी की वैल्यू, नहीं इस टी की नहीं, रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है जब टाइम क्या था टी, यानी कुछ और नहीं पुट करना, अब बस आर की वैल्यू निकालनी है। पहले साल आर की वैल्यू, चलिए हम इसे 4 से भी तो कट रहा है, ये 4 1 जा 21, 4 9 जा, तो यहां बच्चा 3 गया इधर, आर क्यूब इज इक्वल टू 63 टी प्लस 27, हाँ आ गया। आज तो भक्त भी आ गए भाई, ये आना चाहिए, देखो सारे आंसर आएंगे अटपटे से ही। रेडियस आ रही है 63 टी प्लस 27 का क्यूब रूट यूनिट। अब क्यूब रूट का मतलब क्या आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले पा रहे हो तो बात अलग है। ये था हमारा 19, 20 21 हमने देख लिया, एग्जाम्पल की तरह था, ठीक है ना, और 22 रह गया, बढ़िया था क्वेश्चन, एक हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, 22 देखते हैं, लास्ट ही तो है, जल्दी खत्म कर देते हैं। नई वाली में है ना, देखिए है ना, नई वाली में भी बता दियो जो ना हो नई वाली में, ठीक है। हाँ पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो एक बार। देखो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इन क्वेश्चंस में, वो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। तो वो ढूंढो इस क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 22 जो बैक्टीरिया वाला है, कल्चर वाला, इसमें वो लाइन कहाँ है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हुई दिख रही है हमको? कहीं लिखा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, लिखा है कहीं लास्ट में लिखा है, देखो इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ ग्रोथ को dn/dt लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर विद टाइम, ग्रोथ क्या लगती है वो, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। बस यही लाइन मैं कहता हूं हर बार काम की है,
ये मिल जाए तो आगे वाला काम तो सब लोग कर लेंगे, वैल्यू पुट करने वाला एक करके। रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर यानी ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, यही ना एन के प्रोपोर्शनल। अब ये हटेगा ना पहले, तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के लगा ले एक एन। अब वेरिएबल सेपरेट करें तो डी एन के अपॉन में एन लाना पड़ेगा, और ये जाएगा के पास में डी टी, और फिर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। हो गया ना सेपरेट। तो इस तरफ से बन जाएगा हमारा लॉग एन, इधर के इंटू टी प्लस सी। अब वैल्यू ढूंढना शुरू करिए। पुट करने के लिए इनिशियली क्या करा जाए, टाइम 0 करा जाए या क्या करा जाए, पढ़ के देखिए। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है शायद 1 लाख है, देखो तो वो 1 लाख कब होंगे, जब हमने काउंटिंग शुरू करी, यानी टाइम 0 पर। यस, जब टाइम 0 है इनिशियली, तो नंबर कितना है हमारा, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 7 5। अच्छा ठीक है, जब टाइम 0 है तो नंबर 1 लाख है। इस वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए सी की वैल्यू मिल गई यहां से हमको, ये 0 हो गया ना केटी वाला हिस्सा, तो लॉग एन, तो सी आ गया लॉग। इसको हम पावर में चेंज ना करें तो अच्छा है, पिछले क्वेश्चन में कर दिया चेंज, दिक्कत आई थी ना, अभी चेंज ना करो, इसका ऐसे रहने दो। इस वाली वैल्यू को यहां पुट करते हैं फर्स्ट में, और फिर ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं रहेगी, नई इक्वेशन मिल जाएगी ना। इस सी को यहां पुट करें अगर, तो इक्वेशन बनती है लॉग एन इज इक्वल टू के टी लॉग 1 2 3 4 5। ये इसको नंबर 2 डाल देते हैं, क्योंकि अब हमें इसी से वास्ता पड़ने वाला है। अब देखिए क्या बोला उसने, नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स। टाइम इस बार क्या लेना पड़ेगा 2, लेकिन नंबर 2% बढ़ गए। 1 लाख 2% बोला, कितना परसेंट, 10%। तो 1 लाख तो पहले से ही थे, प्लस 10% ऑफ किसके, 1 लाख के। खुद सोचो ना, मान लो 100 थे, मान लो 100 थे और 10% बढ़ गए होंगे, तो कितने हो गए होंगे, 110। तो 1 लाख थे, तो ये रहे वो 1 लाख, और यहां 10,000 आएगा, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 ही आएगा। तो जब टाइम 2 था तो एन की वैल्यू 1 लाख 10,000 हो जानी चाहिए, 10% बढ़ गए। सही बात है। इनको फिर पुट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो लॉग 1 लाख 10,000 के इंटू टी यानी 2k प्लस लॉग 1 2 3 4 5। क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, अब के की वैल्यू ढूंढनी है, बताओ क्या करना चाहिए। इसे माइनस में लाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी से, फिर वो अपॉन में जाएगा, तो क्या लिखे इसके केवल इसको बाई 10, और ये 2 भी तो जाएगा 2k वाला यहां पर, ये आई के की वैल्यू। सही है, इस के की वैल्यू को सेकंड में पुट कर दें। अभी तो एक चीज और बोलिए ना, 2 लाख कब हुए होंगे, वो लास्ट कंडीशन है। तो इस वाली को यहां पुट करें, और फिर टाइम को t1 लेके नंबर को 2 लाख लेके चलते हैं, ठीक है ना। इसको पहले यहां पुट करिए, नई इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनी, लॉग n इज इक्वल टू के टी यानी t बाई 2 लॉग 11 बाई 10 प्लस लॉग 1 लाख। ये है हमारी नई इक्वेशन। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, ना कि सेकंड का। अब इसमें टाइम हमें क्या लेना पड़ेगा, t1, और नंबर लेना पड़ेगा 2 लाख। तो यहां n की जगह 2 लाख ले अगर, फिर ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, लॉग 2 लाख अपॉन 1 लाख, यानी लॉग 2 नहीं बचेगा, केवल लॉग 2। तो यहां पर लिख दें केवल लॉग में 2 बचा इस जगह पर, तो और टाइम t1 हो चुका था, तो ये पूरी वैल्यू अपॉन में नहीं आएगी। ऐसे लिख दूं क्या इसे, t1 की वैल्यू जो आ रही है log 2 अपॉन में t निकाला था ना, तो 2 ऊपर चला गया, log 11 बाई 10। ये आना चाहिए आंसर, 2 log 2 अपॉन में log 11 बटे 10। इतने टाइम में वो बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे। हाँ मैच करो, आंसर अजीबोगरीब है ना, हर टॉपिक के हर क्वेश्चन का आंसर अजीबोगरीब तो आ रहे हैं इनके लैंग्वेज वालों के। 2 log 2 अपॉन में log 11 बटे 10 आवर्स, आवर चल रहे हैं ना ये, इतने आवर्स में हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो डबल हो जाएंगे। तो आज की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसके हर क्वेश्चन में
बस इक्वेशन को मिलने की देर होती है, फिर एक्स वाले और वाई वाले एक तरफ होने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में वाई वालों को लेफ्ट साइड रखते हैं, एक्स वालों को राइट साइड में। फिर अगर एक्स और वाई की वैल्यू दी है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, अदरवाइज जनरल सॉल्यूशन पे आंसर छोड़ देते हैं और उस आंसर को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि इक्वेशन कहते हैं, कर्व की जो भी आ रही होती है हमारी। ठीक है, तो इस बेस पे आप लोग जिनके एग्जाम नहीं चल रहे कम से कम, वो तो आज घर जाके एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ये वाली तुम्हारे में डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगी ना? ये नहीं आ रही, तुम्हारे में आएगी। तुम्हारे में तो छोड़ रखा है ये वाला इसका ना। ठीक है जी, तो क्या हम लोग खत्म करें क्लास आज की? चलिए बंद करते हैं।